Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні! तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बहुत भावुक यहाँ पर संदेश दिया और जिस गड़गड़ाहट को आपने सुना वो एक साफ संदेश है दुनिया भर के लिए। तो प्राइम टाइम में हाजिर हैं यूरोपियन यूनियन की संसद में सदस्य देशों के प्रतिनिधि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति के भाषण के बाद उनके सम्मान में देर तक खड़े रहे, तालियां बजाते रहे। ये बताता है कि अपने ताकतवर पड़ोसी रूस का हमला झेल रहे यूक्रेन को पूरे यूरोपियन यूनियन का समर्थन हासिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के आतंक के आगे वो टूटने वाले नहीं हैं। उनका देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें यूरोपियन यूनियन के साथ की उन्हें जरूरत है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शुरू हुआ सबसे बड़ा युद्ध है जो छठे दिन और तेज हो गया। इस युद्ध में रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर जमीन, आसमान, समुद्र तीनों के रास्तों से हमला बोल दिया। यूक्रेन की सेना अपने दम पर रूस के आक्रमण का जवाब दे रही है। यूक्रेन के नागरिकों का ये मनोबल ही है कि वो ताकतवर रूस के आगे टिके हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के तमाम देश अपने अपने तरीके से हथियारों और अन्य साजो सामान से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और कई शहरों में यूक्रेन के लोग रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के आगे खड़े हो रहे हैं, रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह लड़ाई में भी उतर गए हैं। आज देश भर में लोगों को झटका लगा जब खबर आई कि खारकीव शहर में भारतीय छात्र नवीन शिखरप्पा की मौत हो गई। नवीन कर्नाटक से थे और खारकीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे साल में पढ़ रहे थे। जिस समय ये हमला हुआ उस वक्त वो खाने का सामान खरीदने के लिए एक दुकान के सामने लाइन में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री ने नवीन के पिता से फोन पे बात की। 2 दिन पहले ही नवीन ने अपने दादा और चाचा के साथ वीडियो चैट किया था। इसमें नवीन ने वहां के हालात के बारे में बताया था। उसने बताया था कि फिलहाल 15 से 20 लोग निकल चुके हैं और बाकी भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन ने उनको बताया कि कैसे कुछ रेलगाड़ियों वहां पे अब चलने लगी हैं, लेकिन दादा ने कहा था कि बिना किसी मदद के कोई खतरा मोल मत लेना। आइए सुनते हैं नवीन के पिता को। So your media informed to our senior officials, embassy, Prime Minister to bring back my son's dead body. Okay. And also I request to all these political leaders kindly look into the matter and see that donation it is very bad, and all these intelligent students they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that caste wise they are allotting the seat, because my son has got 97% in the PUC. और इस बीच कीव पर बड़े रूसी हमले की आशंका को देखते हुए भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द कीव छोड़ दें।
एडवाइजरी के मुताबिक छात्र कोशिश करें ट्रेन से कीव से बाहर निकलें और अगर ट्रेन नहीं मिलती है तो किसी भी जरिए से कीव से बाहर निकलें और पड़ोसी देशों की सीमाओं तक पहुंचें। लेकिन कीव से बाहर निकलकर पड़ोसी देशों तक पहुंचना आसान नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव यूक्रेन के उत्तर मध्य में है और यहां से पश्चिमी सीमा पर पोलैंड करीब 900 किलोमीटर दूर है। खार्किव, जहां एक भारतीय छात्र की मौत हुई है, वो पूर्व में है, रूस की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। वहां से पोलैंड करीब 1400 किलोमीटर है। एक और शहर है सुमी, जहां की मेडिकल यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ते हैं। यहां से पोलैंड करीब 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भारत सरकार का कहना है कि छात्र यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगे देशों तक पहुंचे, यानी सीमा तक तो पहुंचे, लेकिन अगर ट्रेन ना मिले तो इस युद्ध के बीच छात्रों के लिए वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा आप इस मैप के जरिए भी लगा सकते हैं कि इतनी दूरी वो कैसे तय करें। बहरहाल कुछ देर पहले हमने अपने कार्यक्रम देश की बात में मासूमा अख्तर से बात की थी, जो सुमी में है, भारतीय छात्र। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। आप लोग एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में हैं, कहाँ पे है, थोड़ा अपने आसपास का बताइए हमें। जी, मैं फिलहाल अपार्टमेंट में हूँ। मेरे साथ और 4 हिंदुस्तानी हैं। तो जब भी हमें सायरन वगैरह की आवाज आती है, हम बंकर चले जाते हैं। जी मासूमा, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर भारत सरकार कुछ और कोशिश करती है, किसी और तरीके से अपने छात्रों तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो उन तक ये डिटेल्स पहुंचनी चाहिए, क्योंकि खार्किव और सुमी में जो हमारे छात्र हैं उनको निकालना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप लोगों के पास रहने खाने पीने के लिए क्या सामान मिल रहा है आपको, कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं? सामान तो सब खत्म हो रहा है। हम पानी भी हमें नहीं मिल रहा है। हमें ऑर्डर करना पड़ता है पानी भी। पानी के लिए भी हमें अब भागना पड़ता है, कहीं अगर मिल जाए पानी। खाने पीने का सामान तो मार्केट पे खत्म हो रहा है, क्योंकि उनको सप्लाई नहीं आ रही। तो हम जाते हैं तो उधर बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है और हम मिलता भी नहीं है कुछ भी, अगर जा भी पाए अंदर। तो बेटा आप मैनेज कैसे कर रही है मासूमा? आप लोग फिर कैसे जो मिल रहा है, जैसे एक ब्रेड मिलता है वही लेके आ जाते हैं हम लोग। ऐसे करके गुजारा कर रहे हैं अब। तो आप लोगों को खुद बाहर निकल कर लेकर आना पड़ रहा है? जी। और इस बीच रूस के हमले से यूक्रेन में बदलते हालात और भारतीय नागरिकों को वहां से जल्द निकालने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और उच्च स्तरीय बैठक की है। बीते 48 घंटे में ये चौथी ऐसी बैठक है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से छात्रों को वापस लाने के काम के सरकार के निजी अलायंस के बाद अब वायुसेना के विमानों को भी लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि छात्र पड़ोसी देशों तक कैसे पहुंचे, उस बॉर्डर तक कैसे पहुंचे, क्योंकि जो रास्ता है वो आप देखते हैं कि कितना दूरी का है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं यशवंत सिन्हा। उनके पास चलते हैं और उन्होंने हमसे बात करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि आज हमने अपने एक छात्र नवीन शेखरप्पा को खो दिया है खार्किव में। ये उनके परिवार या उनके राज्य कर्नाटक ही नहीं, देश भर के लिए एक धक्का है, क्योंकि उनके जाने की खबर ने यूक्रेन के में जो हालात हैं उसकी गंभीरता, उसकी भयानकता को सामने लाकर खड़ा कर दिया। आप हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, कैसे आंक रहे हैं आप वहां के हालात को? हमारा असेसमेंट यह है कि जिस तरह राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के मामले में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आक्रामक होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए यूक्रेन में अभी कुछ भी सेफ नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन एक देश के नाते सुरक्षित नहीं है, यूक्रेन के लोग सुरक्षित नहीं है, यूक्रेन में रहने वाले विदेशी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब गोलाबारी होगी तो वो नेशनैलिटी देखकर तो नहीं गिरेगी, तो उसके सामने जो आएगा वो उसका शिकार बनेगा। और ये बहुत ही सख्त अफसोस की बात है। तो मेरी सहानुभूति है उस परिवार के प्रति, मेरी श्रद्धांजलि है मृत छात्र के प्रति, और मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार अब और भी ज्यादा सावधान रहेगी और कोशिश करेगी कि अभी भी जितने भारतीय मूल के लोग वहां फंसे हैं, विशेषकर हमारे छात्र, वो किसी भी तरह वहां से निकालकर सुरक्षित वापस देश लाए जा सकते हैं। जी,
सर, क्या यूक्रेन का एक साइज जो है, क्या वो चुनौती हो सकता है? क्योंकि अपने लोगों को बाहर निकालना विदेश में भारत बखूबी जानता है। कुवैत में 1,70,000 लोगों को 1990 में निकाला था। फिर 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत भी करीब 5,500 लोगों को यमन से निकाला गया था। तो इस बार चुनौती क्यों खड़ी हो गई है इतनी? नहीं, बहुत आपने ठीक कहा कि पहले हुआ है, इससे बड़े पैमाने पर हुआ है, और मुझे लगता है कि 18-20 हजार लोगों को निकालना अपने आप में कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। और मैं साथ साथ ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि अक्सर आपको और हमको उतनी सूचना नहीं होती है जितनी सरकार के पास होती है। तो सरकार के पास जो सूचना थी उससे जाहिर हो जाना चाहिए था कि अपने लोग जो वहां पर हैं यूक्रेन में वो सुरक्षित नहीं है, और इसलिए समय रहते उनको निकाल लेना चाहिए। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, वहां न केवल जंग छिड़ी है बल्कि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो गया है। अगर निकालना है तो 16-18 घंटे चलकर उनको किसी देश की सीमा पर पहुंचना पड़ेगा, वहां से उसको क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर तब वहां से वो सुरक्षित वापस आ सकते हैं। तो ये चुनौती कहीं गंभीर हो गई है आज के दिन पिछले दिनों की तुलना में। तो जो रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है 6 दिन में पहुंच गया है, तो आपको कहाँ लगता है हमसे चूक हुई है? मैं मानता हूं कि चूक हमसे ये रह गई कि हमने शायद रूस के इंटेंट को, उसकी नीयत को हमने समझने में भूल की। शायद हमको लगा कि या तो यूक्रेन 1-2 दिन के बाद घुटने टेक देगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा, या रूस आगे इतनी दिनों तक युद्ध नहीं चलाएगा। दोनों हालात में हम गलत थे, और हमारी रूस के साथ बहुत निकट की मित्रता है, इसलिए हमको ज्यादा जानकार होना चाहिए था कि राष्ट्रपति पुतिन का इरादा क्या है इस मामले में, और उससे उस जानकारी के आधार पर हमको जो कदम उठाने चाहिए थे शायद हम उठाने में सफल नहीं रहे। सर, रूस एक पुराना दोस्त भी रहा है। रूस पर हम लोग डिपेंड भी बहुत करते हैं अपने मिलिट्री के साजो सामान के लिए। तो क्या ये कारण रहा कि हमारा रुख स्पष्ट नहीं था? रूस हमारा ऑलवेज अ फ्रेंड रहा है सोवियत यूनियन के देश से। बराबर उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मदद की है, और हमारी जो सामरिक क्षमता है उसको बढ़ाने में रूस ने बहुत मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। वो पक्ष ये है कि हम जो मिलिट्री सामान, सामरिक सामान रूस से खरीदते हैं, उससे रूस को भी तो फायदा होता है। रूस की इंडस्ट्री चलती है, रूस के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा ये रिश्ता है। ये अगर मान लीजिए कि कल भारत ये सामान, साजो सामान खरीदना बंद कर दे तो रूस को भी बहुत क्षति होने वाली है। तो इसलिए जहां हम एक और डिपेंडेंट हैं सप्लाईज के लिए, रक्षा की सप्लाईज के लिए रूस के ऊपर, रूस भी डिपेंडेंट है भारत के लिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये सप्लाईज उससे लेते हैं। दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छे दोस्त की पहचान क्या है। अच्छे दोस्त की पहचान ये नहीं है कि हमारा दोस्त अगर गलत कर रहा है तो हम उसको उस समय भी इनकरेज करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम और आगे बढ़ो। नहीं, अच्छे दोस्त की पहचान ये है कि हम समझाएं अपने दोस्त को कि ये रास्ता सही नहीं है, ये गलत रास्ता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत के लिए एक तो ये है कि हमको तत्काल अपने लोगों को वहां से निकालना है, खास करके छात्रों को, नंबर 1। नंबर 2, इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसके ऊपर की जो मजबूत देश है वो कमजोर देश को दबाएगा। तीसरा जो है वो ये है कि इसका जो एक प्रभाव पड़ेगा वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा, और भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब झंझट जो हो रहा है वो केवल इस बात से हो रहा है कि रूस और यूक्रेन में नहीं बात बनी और झगड़ा और लड़ाई शुरू हो गई। मैं मानता हूं कि आज के दिन भी, चूंकि रूस हमारा मित्र है,
हमारी एक भूमिका है इस युद्ध को समाप्त करने में। और मुझे लगता है कि तत्काल हमारे विदेश मंत्री को मॉस्को जाना चाहिए, वहां पर जाके बातचीत करनी चाहिए, रूस को समझाने का काम करना चाहिए और जो पश्चिमी देश हैं उनको भी समझाने का काम करना चाहिए। भारत ये भूमिका निभाता रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आज एक ऐसा मौका आया है जब भारत इस भूमिका को बखूबी निभा सकता है। शायद ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जो इस भूमिका को निभा सकता है जितना कि भारत कर सकता है। बहुत अहम बात आपने बोली कि विदेश मंत्री को तुरंत रूस जाना चाहिए और सीधे बातचीत करनी चाहिए। बहरहाल सर, जो ग्राउंड सिचुएशन का हमारा जो उसका असेसमेंट था, क्या वो ठीक नहीं रहा? क्योंकि सोशल मीडिया में खबरें हैं कि छात्रों द्वारा सोशल मीडिया में वीडियोस भेजे जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं हो रहा है, ट्रेनों में उनको चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। हाँ बिल्कुल, हमें ये सोचना चाहिए था ना कि अगर हम मामला आता है यूनाइटेड नेशंस में और हम बार बार एब्स्टेन करेंगे और हम रूस को इसके लिए कंडेम नहीं करेंगे या क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो जाहिर है कि यूक्रेन में इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यूक्रेन में जहां पर कि आज एक नई बयार बह रही है, हवा बह रही है देशभक्ति की, वहां तो लोग इसका जरूर बुरा मानेंगे कि भाई भारत आज निष्पक्ष खड़ा है और एक तरह से रूस के साथ खड़ा है और हमारे खिलाफ खड़ा है। तो इसलिए भारतीयों की जो इज्जत थी उस देश में उसमें तो कमी आएगी ही कमी आएगी। और इसका नतीजा ये होगा कि हमारे लोगों के साथ वो जो व्यवहार उनको करना चाहिए, खास करके उनके सुरक्षा कर्मियों को, वो शायद व्यवहार नहीं करेंगे। जी सर, इमीडिएट स्टेप सरकार क्या ले सकती है, कोई सुझाव देंगे आप? नहीं, मैं तो एडवाइस ये करूंगा कि तत्काल हमको अपने जो हमारा दूतावास है यूक्रेन में, कीव में, उसको और बेटर स्टाफ करना चाहिए। आसपास के जो हमारे मिशंस हैं वहां से हमें पदाधिकारियों को भेजना चाहिए यूक्रेन, ताकि वो वहां जाकर व्यवस्था कर सके। क्योंकि अगर छात्र जाते हैं हमारे जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं पर, तो केवल 4 मंत्रियों के जाने से बात नहीं बनेगी। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको भारत का झंडा लेकर और उनके लिए ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज करके अपने पदाधिकारियों की निगरानी में उनको पड़ोसी देशों की सीमा पर ले जाएं और वहां पर उनको बॉर्डर क्रॉस कराएं जहां से वो भारत वापस आ सकते हैं। तो केवल 4 मंत्रियों को भेजने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। एम्बेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, ज्यादा स्टाफ वहां पर दिया जाए, एम्बेसी को ज्यादा एक्टिव किया जाए और मैंने जैसा कहा कि छात्रों को एकत्रित करके ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके उनको लाया जाए बॉर्डर पर, जहां से वो दूसरे देश में जा सकते हैं और घर लौट सकते हैं। बिल्कुल सर, आखिर में एक सवाल, क्योंकि अब छात्रों की बात बार बार लगातार आ रही है। खार्किव की जो दूरी है पोलैंड बॉर्डर से 1400 किलोमीटर है, कीव की 900 किलोमीटर दूरी है। अब सरकार कह रही है कि आप तत्काल प्रभाव से कीव छोड़ दें, बच्चों पर ये छोड़ा गया है, तो क्या सरकार के पास किसी और तरह का विकल्प हो सकते हैं क्या? मैं मानता हूं कि बच्चों को छोड़ देना कि वो स्वयं स्टेशन जाएंगे, वहां से ट्रेन पकड़ेंगे या 1200-1400 किलोमीटर किसी तरह भी पहुंच के बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ये बहुत ज्यादा उम्मीद करनी है। मैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें तत्काल यूक्रेन में, कीव में अपनी एम्बेसी में लोगों को भेजना चाहिए और वहां पर जाके जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है उस ट्रांसपोर्ट को हमें उपयोग में लाना चाहिए। और ये जो लंबी जर्नी है इसको पूरा करने में हमें पूरी मदद करनी चाहिए छात्रों को। मान लीजिए कि हम एक बस का इंतजाम करते हैं, 35, 40, 50 लोग उसमें बैठ सकते हैं, उसमें भारत का झंडा लगाइए और उनको आप भारतीय दूतावास के किसी पदाधिकारी के नेतृत्व में उनको भेजिए। शायद झंडा देखकर, उजला झंडा, भारत का झंडा देखकर शायद उनके ऊपर आक्रमण ना करें लोग। तो ये रिस्क तो हमको लेना पड़ेगा और यूक्रेन के पदाधिकारियों से भी बात करनी पड़ेगी, रूस के पदाधिकारियों से भी बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर भारत का झंडा दिखता है तो उस पर आक्रमण मत करो। बिल्कुल, ये तमाम कूटनीतिक कदम तेजी से उठाने होंगे। आपने जो सुझाव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। बहरहाल, और यहाँ पे हालात को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कमर आगा, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ राकेश शंकर भारती, यूक्रेन में भारतीय, यहीं पर वो अब रहते हैं। और जो छात्र आज नवीन शेखरप्पा की मौत हुई, उनके दोस्त राहुल हमारे साथ मौजूद है। राहुल, मैं पहले आपके पास आऊंगी। आज नवीन के जाने की खबर आई है, बहुत दुखद है, हम सब सकते में हैं, परेशान हैं। वहाँ पे इस समय खार्किव में किस तरह की स्थिति है? क्या जब से नवीन के जाने की बात आई है कुछ दूतावास से संपर्क और बढ़ा है आपका? हाँ जी, हमें सुबह सुबह 9-10 बजे के करीब पता चला था कि ऐसी चीज हुई है, और इसके वजह से काफी हम डर गए थे। हमारे सारे दोस्तों ने इमीडिएटली हम सबको बता दिया था कि ऐसी सिचुएशन है। तो इस वक्त डर बहुत था इस वक्त कि अब बाहर एकदम शहर में अटैक होने लग गए थे। अब तो खड़े खड़े लोगों को दुकानों में मारने लग गए थे। तो इसके वजह से सारे बच्चे सब डरे हुए हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि हम यहाँ शहर को छोड़ के जाएं, घर से बाहर भी निकले कि घर के अंदर है, क्योंकि हर जगह ही खतरा है। बिल्कुल। राकेश शंकर भारती, आपसे, क्योंकि आप तो यूक्रेन में ही रहते हैं, किस तरह से आप लोगों को हालात समझाएंगे, और जो छात्र वहां पे फंसे हैं वो कैसे निकले बाहर? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बात बता देता हूँ, मैं तो यहाँ परिवार का हिस्सा हूँ ना। मेरी पत्नी यूक्रेनियन है, उनके पिताजी रशियन है, माँ यूक्रेनियन है। तो मेरा रशियन परिवार है, लेकिन वो यूक्रेन को समर्थन करते हैं यहाँ ज्यादातर। मैं दिनेप्रो में हूँ, यहाँ से कुछ दूरी पर लड़ाई चल रही है आपको खेरसोन के पास। जपरोजियो तक आई थी यूक्रेन, रूस की सेना उनको खदेड़ दी यहाँ से। मिलोतोपल में बहुत घमासान लड़ाई के बाद बहुत रशियन मरे, फिर वो वापस चले गए खेरसोन। ठीक है, अब वो बेर्दियांस्क में टिके हुए हैं अभी वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भारत सरकार कह रही कि रूस मेरा दोस्त है। अरे केवल हथियार खरीदने के दोस्त हैं क्या? जब हथियार बारी आती तो रूस कहते मेरा ये खरीदो वो खरीदो, आधा लड़ाकी विमान तो उनके आसमान में टूट जाते हैं। हमने फ्रांस से भी हथियार खरीदे। आप बताइए, जब सुभाष चंद्र बोस को मदद की जरूरत थी तो रूस ने मदद नहीं किया था, वो चले गए नाजी के यहाँ। 1962 में क्या हमको, जब चीन ने हमला किया था, रूस कुछ बोला था? नहीं बोला था। 65 में अपना लाल बहादुर शास्त्री कैसे मरे, किस तरह का करवाया था एग्रीमेंट उनका, आपको पता ही है ये। तो रूस चले 1971 में इंदिरा गांधी को जरूरत थी दोनों एक दूसरे की, तो हमने एहसान निभाया है। रूस से बहुत हथियार खरीदे हैं, और वो हथियार के पैसे केवल अलीगार्क को जाते हैं, और उनके जो बड़े नेता है, और रूस के गरीब लोगों तक नहीं जाते हैं, जिनके सेना। राकेश, एक रूसी सैनिक की मौत हुई और उन्होंने आखिरी खत जो अपनी मां को लिखा, उसमें यही उनको था कि यूक्रेन में रशिया को बहुत लोग प्यार करेंगे, और जो हमें ऐसा मारना नहीं पड़ेगा, हमारा स्वागत होगा। लेकिन वो बहुत डिप्रेशन में था सैनिक, उसकी मृत्यु हो गई हो। उसका जो पूरा लेख था बहुत ही मन को एक तरह से सामने रख दी, व्यथा रूसी सैनिक की भी, कि जो इस तरह से लड़ाई में झोंक दिया गया है सैनिकों को इसमें। कमर आगा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे जो यहाँ पे परिस्थितियां हैं, अब आपने सुना राकेश जी को, हम राहुल को देख रहे हैं, आज हमने एक छात्र को अपने खो दिया है। बहुत भयावह स्थिति है हम सबके लिए। किस तरह से कदम उठाए, आपको लगता है कि कारगर कदम उठाए जा सकते हैं तत्परता से? थोड़ा लेट, जब अमेरिकन यूरोपियन ने अपनी देशवासियों को एडवाइजरी दी, आगा सर मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। आपका ऑडियो ठीक करते हैं जी। मैं ये कह रहा था जी, कि जिस समय यूरोप और अमेरिका के देशों ने वहां से निकलने की एडवाइजरी दी थी, उसी समय हमको भी अपने देशवासियों को वहां से, उन बच्चों को वहां से निकालना चाहिए था। एम्बेसी को चाहिए था तो उसी समय बात करें। कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि हम ये ना चाहते हो, रशिया को एम्बैरेस करना, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, क्या वजह है मैं यहाँ से नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये कि अब बहुत देर हो गई है, अब एक ही तरीका है, जसवंत सिंह खान ने जैसे बताया, सिन्हा साहब ने, कि वहां पे जाएं। क्योंकि एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी इशू करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि ये कि उनकी मदद करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक जितनी भी है उसको मुहैया करना पड़ेगा, बस हो या जो भी माध्यम से उनको पहुंचाना पड़ेगा।
और आगा सर, जो क्लियरली मैं सुन पाई हूँ, आप कह रहे हैं कि हमें जो अपनी एडवाइजरीज थी पहले जारी करनी चाहिए थी और हमें अपने छात्रों को पहले वहां से निकालना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं। थोड़ा आगे आके बोलेंगे तो शायद ऑडियो क्लियर होगा जी। मैं ये कह रहा था कि जी बिल्कुल उसको पहले एडवाइजरी करना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया। इसके कारण कई हो सकता है ये कि हम रसा को एम्बैरस नहीं करना चाहते थे, रसा से हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध है, उनको हम नहीं छोड़ना चाह रहे थे। देखिए एक चीज और भी है, अगर रसा कमजोर होता है और खत्म होता है तो हमारा जो लक्ष्य है यूनिक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे कहा जा रहा है राहुल के पास जाने के लिए। राहुल, आप खार्किव में मौजूद हैं, ये बिल्कुल भी इस समय सुरक्षित जगह नहीं है। आपके आसपास क्या स्थिति है बेटा, और आप किस तरह से यहाँ पर समय आप लोगों का, आप कितने छात्र हैं यहाँ पर? ओके, हमारे तरह पूरे खार्किव में 4000 से ज्यादा छात्र हैं, बट अभी मैं एक यूक्रेनियन फैमिली के साथ खार्किव के आउटस्कर्ट्स में रह रहा हूँ। तो ये यूक्रेनियन है, तो पर यहाँ भी बात है, अब कब नहीं पता चल रहा कब अटैक हो सकता है, क्योंकि अभी भी मुझे एकदम बॉम्ब्स की आवाज आने लगी अभी साथ साथ आपसे बात करते हुए। तो अभी हमें कुछ नहीं कह सकता कि अभी क्या है, हर बच्चा डरा हुआ है बाहर निकलने से, अंदर बैठने से भी। तो नहीं राहुल, आप हौसला बनाए रखें, और आप, ये अच्छी बात, राहत की बात है कि आप एक यूक्रेनियन परिवार के साथ हैं और इतनी बड़ी तादाद में 4-5 हजार अगर भारतीय छात्र वहां पर मौजूद हैं, ये हम सबका दायित्व बन जाता है कि आप लोगों को सुरक्षित बाहर निकालें। आप अंदर जाएं और आप एक सेफ जगह में रहें। आपने अपनी बात रखी सामने, इसके लिए आपका धन्यवाद। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पशुपेश की स्थिति में जब देश लड़ाई करते हैं, एक आम नागरिक फंस जाता है, वहां पे लोग किस तरह से मुश्किल भरे हालात झेल रहे हैं, जरा ये हमारे लोगों को बताइए, दर्शकों को, कि किस तरह की अभी स्थिति वहां पर, आप कहां पर हैं और किस तरह की परिस्थिति में हैं आप? मैं चूंकि देखिए, मैं रशियन परिवार में हूँ, जो यूक्रेनियन है, देशभक्त है। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपके मीडिया से, क्योंकि मुझे और जगह बोलने नहीं देते हैं, कि कुछ दिन पहले, युद्ध से पहले, एयर इंडिया ने एक फ्लाइट चलाई थी स्पेशल, लेकिन उनका 1,20,000 से ज्यादा था कुछ भी। जो और यूक्रेन पढ़ने आते हो मध्यम वर्ग के बच्चे आते हैं, और ऐसे वहां जाने का केवल 18, 19, 20 हजार है भाड़ा एक साइड का, और यहाँ एक साइड का 1 लाख से ज्यादा ले रहे थे, तो बहुत लोग नहीं जा सके, उनके लिए बहुत ज्यादा था। और जब युद्ध शुरू हो गए तो आप कह रहे कि पुतिन मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो भाई 24 घंटे के लिए करवा लो खार्किव, और उस कीव शहर में आप कहो सीज फायर, और अपने आदमी को आप चॉपर भेजो, बड़ा सा कार्गो फ्लाइट भेजो और उठा लो बंदे को सब। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इतना दोस्त है, इतने हथियार खरीदे हैं, इतने सामरिक रिश्ते हैं हमसे, और एक लोकतंत्र को खत्म कर रहे हो, ये भी कोई अच्छी बात है क्या? खुद अपने भाई को खत्म, जानते हैं ये चीज रूस को बर्बाद कर देगा। उनको पता नहीं यूक्रेनियन लोग कैसे होते हैं। सोवियत संघ को बनाने वाले ये यूक्रेनियन लोग ही थे। सारे जो बड़े बड़े फ्लाइट, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है, दिमाग के लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं। राकेश जी, तो आपने जो बात कही है, जो छात्र पहले कह भी रहे थे कि भाई देखिए किराया बहुत ज्यादा था, इसलिए ज्यादातर बड़ी तादाद में छात्र नहीं वहां पे गए, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में क्यों भारतीय छात्र वहां पे फंसे रह गए। लेकिन अब जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, और जो वो अपने आप में एक चुनौती है कि कितनी और उसको एक्सपेडाइट किया जाए। अगर सर अब वायुसेना की भी मदद की जा रही है, तो मगर वे नंबर्स काफी हैं, ऐसा नहीं कि भारत ने पहले भी 1 लाख, करीब 2 लाख लोगों को वहां पे कुवैत से हटाया था, लेकिन अब आपको क्या चैलेंजेस क्या लग रहे हैं सभी बच्चों को या छात्र या भारतीयों को निकालने के लिए जो वापस आना चाहते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन लोगों को बॉर्डर तक पहुंचाया जाए। वायुसेना का जो भी जहाज जाएगा किसी पड़ोसी मुल्क में जाएगा, वायुसेना वहां से उनको लेके आ जाएगी। सख्त समस्या है, ये बच्चे अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, वहां से बॉर्डर आ जाता। आपने बताया तो 800 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर, ये दूरी किस तरीके से पूरी की जाए, ये बड़ी समस्या है। तो इसके लिए एक ही तरीका है, लेकिन कुछ अरेंजमेंट वहां पे करें। मुझे लगता है कि वो करने नहीं पा रहे हैं, उनको जो भी वजह हो, स्टाफ की कमी हो, जैसे यशवंत सिन्हा जी ने कहा, या कोई और कारण है कि जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। जब तक ये पूरा नहीं होगा, उनको बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे तो किसी वो और एक आप लोगों से बात करते करते जहन में एक ये ख्याल आ रहा है कि रूस अगर हमारा दोस्त है और खार्किव
और सुमी अगर रशिया के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो क्यों जो हमारे 4-5 हजार छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको क्या उस तरफ से निकाला जा सकता है? बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमको तुरंत रशिया से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, यशवंत सिन्हा ने भी यही सुझाव दिया कि विदेश मंत्री को तुरंत बात जाना चाहिए रशिया और इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जो सुमी है और जो खार्किव है वो रशिया के बॉर्डर से लगा हुआ है और हमारे छात्रों को, अगर इतनी बड़ी तादाद में हमारे छात्र वहां पर हैं तो उनको निकालना हमारे सबका दायित्व बन जाता। बहरहाल आप लोग सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम इस कार्यक्रम में ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्यों इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे भारतीय छात्र यूक्रेन जाते हैं मेडिसिन की पढ़ाई करने। एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंस गए हैं। इनमें से ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हैं। हर साल हजारों छात्रों को क्यों मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन, रूस, बेलारूस जैसे देशों में जाना पड़ता है, इसकी पड़ताल कर रही है रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। बिजनौर के शाह फहद ने मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर राहत की सांस ली। 2016 में नीट पास नहीं कर पाए तो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन चले गए। वहां एमबीबीएस की 4 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, 2 साल अभी बाकी हैं। इंडिया में नीट देना पड़ता है, नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है, उसके आधार पे सीट अलॉटेड होती हैं। लेकिन तकरीबन 15 से 16 लाख बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, लेकिन उनमें से 15 से 20 हज़ार को ही सीट अलॉटेड होनी होती है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके पास ऑप्शन है या तो प्राइवेट, जो कि लगभग अराउंड कॉस्ट करेगा 1 करोड़ के लगभग 80-90 लाख 1 करोड़, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना, ऑब्वियसली वो बाहर के ऑप्शंस फिर देखते हैं। बाहर के ऑप्शंस में सिर्फ यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान है और भी हैं, चाइना है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कॉस्ट जो है पूरी हाफ से भी कम हो जाती है। अराउंड मैक्सिमम 25 to 30 लाख बच्चा अपना एमबीबीएस पूरा कंप्लीट कर लेता है। शाह फहद जैसे करीब 20,000 छात्र हर साल रूस, यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, जॉर्जिया जैसे देशों में एमबीबीएस करने क्यों जाते हैं? इसका जवाब तलाशने के लिए हम एकलव्य ओवरसीज की प्रतिभा चौहान के पास पहुंचे। 15 वर्षों से वो रूस, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देशों में एमबीबीएस में छात्रों का दाखिला करवा रही हैं। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह कम फीस और अच्छा आधारभूत ढांचा है। मसलन इन देशों में 6 साल का एमबीबीएस की ट्यूशन फीस से लेकर रहने खाने का खर्चा महज 25 से 30 लाख रुपए में पूरा हो जाता है। अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए नीट पास करना जरूरी है। साथ ही विदेशी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए एमसीआई ने नीट में 137 नंबर पाना जरूरी रखा है। अब्रॉड में ट्यूशन फीस बहुत कम है। बाहर बच्चा अपना आराम से 30-35 लाख में पूरा एमबीबीएस अपने सारे खर्चे सब कुछ मिलाकर के कर सकता है। अच्छा, 6 साल का पूरा 6 साल का सारे एक्सपेंसेस मिला के बाहर अब्रॉड से कम बजट में बच्चा एमबीबीएस कर सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से, बिकॉज जनरल कैटेगरी का बच्चा अच्छा स्कोर करने के बाद भी सीट नहीं ले पाता अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर वो एक अच्छा अमाउंट लाइक 70-80 लाख और 1 करोड़ तक अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको इंडिया में सीट नहीं मिलती। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस इज बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया के। 2014 में सरकार ने देश भर में 157 मेडिकल कॉलेज और 15,700 सीटें बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब तक 46 मेडिकल कॉलेज ही खुल सके हैं। उनमें भी फैकल्टी की भारी कमी है। देश में एमबीबीएस की 75,000 सीटें हैं, जिनमें सरकारी सीटें महज 45,000 ही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी छात्र क्या इसी तरह मजबूरी में विदेश पढ़ने जाते रहेंगे? एमसीआई गवर्निंग बॉडी के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजीव सूद के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वालों की बेहद कमी है। हमारा हेल्थ बजट
स्पेंडिंग बहुत कम है, 1% जीडीपी के आसपास घूम रहा है। हमारी जो आसपास की कंट्रीज बांग्लादेश वगैरह उनसे भी नीचे है। ये रिटायरमेंट एज बढ़ाने से आपको कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक का अल्टरनेटिव था, आपने ऊपर भी एडहॉक कर दिया, नीचे भी एडहॉक कर दिया। आपके पास मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उसको चलाने के लिए टीचर कहाँ है? आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं? आपके पास इस टाइम स्पेशलिस्ट वही पढ़ाते हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं वो 80 से 85% मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑक्स गाइनी में, इन सब में डेफिशिएंसी है। हालांकि रूस, यूक्रेन और विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने पर उनको भारत में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट नाम की परीक्षा पास करना जरूरी है। लेकिन भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिला और आरक्षण के बाबत बनी पॉलिसी को भी तार्किक करने की जरूरत है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।